जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट एग्जाम के पेपर 2 में सोशल साइंस के क्वेश्चन मुख्य तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपके लिए क्लास 8th हिस्ट्री यानी कि कक्षा 8 का इतिहास पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। सभी चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूं। यहाँ पर आपके लिए 60 ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसके साथ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से इतिहास के पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट है और यह वीडियो तीव्र गति से चलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था जिसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश 3 भागों में बांट दिया था। उसका नाम था जेम्स मिल। क्या नाम था दोस्तों? जेम्स मिल था, जो कि एक स्कॉटलैंड का दार्शनिक था। इसकी एक पुस्तक का नाम भी आप याद रखेंगे। इसकी पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 2। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। किसने कहा था, यानी कि यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों की सहायता के बिना हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है। ये भी कथन कहा था जेम्स मिल ने। ये कथन आप याद रखेंगे कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। किसने कहा था? जेम्स मिल ने कहा था, जो कि स्कॉटलैंड का एक दार्शनिक था जिसने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 3। जेम्स मिल स्कॉटलैंड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। कहने का मतलब है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे बनाने के लिए किसको यह काम दिया था? जेम्स वाट को दिया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या जेम्स रेनेल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जेम्स रेनेल, जो कि एक मानचित्रकार था। उसने ही हिंदुस्तान के नक्शे तैयार किए थे रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 5। कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन ए कहता है कि भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट 1782 में दिया था। इन शास्त्र भेंट को पवित्र ग्रंथ कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर केवल ए सही है या बी है या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो अगर बात करें, जो भारत के जो ब्राह्मण थे उन्होंने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट 1782 में किया था। बिल्कुल सही कथन है, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और बी कहता है कि इन शास्त्र भेंट को पवित्र ग्रंथ भी कहा जाता था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। कहने का मतलब है ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? वेलेजली, रिपन, डलहौजी या विलियम बेंटिक ने। अगर राइट आंसर की बात करें, सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? जो सहायक संधि चलाई गई थी ये वेलेजली के द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1801 में यह संधि चलाई गई थी, सहायक संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रिचर्ड वेलेजली, जिसने 1801 में यह संधि चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर जाफर, मीर कासिम, बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम। अगर राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर कासिम बुरी तरह पराजित हो चुका था, यानी कि मीर कासिम हारा था। यह बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई
1764 में हुई थी बिहार के बक्सर नामक स्थान पर। यह 3 पक्षों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। अगर बात करें कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर जो मुनरो था, कौन था, हेक्टर मुनरो, वो कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। और बंगाल का जो नवाब था जिसका नाम था मीर कासिम, क्या नाम था, मीर कासिम, ये भी नेतृत्व कर रहा था। और बात करें इसमें शाह आलम जो कि मुगल सम्राट का शासक था, ये भी इसमें नेतृत्व कर रहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 9। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। कब हुई थी? 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे 10 कहता है कि सालाबाई संधि कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो आप बताएंगे यहाँ पर सालाबाई की जो संधि हुई थी कब हुई थी? ये संधि हुई थी 1782 में। कब हुई थी? 1782 में हुई थी, जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था। इस जो ये संधि थी, इस संधि ने क्या किया था? जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था उसको खत्म कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 11। विलय नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने या कॉर्नवालिस ने, कैनिंग ने, उपयुक्त में से सभी ने? जो विलय की नीति बनाई थी उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति बनाई थी। कब बनाई थी? 1856, यानी कि यही 1856 में गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड डलहौजी। अगर बात करें कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कालीकाता, कोलोकाता, कलकत्ता, या ये सभी नाम हुआ करते थे कोलकाता का? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? इसका जो पुराना नाम था वो था कालीकाता। क्या नाम था? कालीकाता। जो कालीकाता था दरअसल यह एक गांव था। क्या था? यह एक गांव का नाम था। अब आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि कलकत्ता का निर्माण कैसे हुआ था, यानी कि जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं। यह दरअसल 3 गांवों को मिलाकर यह शहर बनाया गया था। पहले गांव का नाम था सूतानाती। याद रखिएगा आप सभी लोग, अगर आपसे कथन के रूप में क्वेश्चन पूछ ले तो पहले गांव का नाम आपको बताना पड़ेगा सूतानाती। पहले गांव का नाम था सूतानाती। अगर दूसरे गांव की बात करें तो दूसरा गांव था आपका गोविंदपुर। कौन था गांव? दूसरा गांव था आपका गोविंदपुर। और तीसरा अगर गांव की बात करें तो था कालीकाता। तीसरा आपका था कालीकाता, जिसके नाम पर ही यानी कि कोलकाता हो चुका है वर्तमान में। तो यहाँ पर ये 3 गांव आप सभी लोग याद रखेंगे। पहला है सूतानाती, दूसरा है गोविंदपुरी और तीसरा था कालीकाता। इन तीनों को मिलाकर ही कलकत्ता यानी कि कोलकाता का निर्माण किया गया था। अगर बात करें कि इसका जो संस्थापक था, यानी कि जो कि वर्तमान में कोलकाता जिसे कहते हैं, इसका जो संस्थापक था, अगर संस्थापक की बात करें तो जॉब, आप ये भी शब्द याद रखेंगे, यानी कि इस व्यक्ति का भी नाम याद रखेंगे, जॉब चारनोक। क्या नाम था? जॉब चारनोक। ये इसने क्या किया था? इसने ही कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 13। सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 14। कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने कंपनी को बिना किसी शुल्क के चुकाए यानी कि व्यापार करने की अनुमति दे दी थी? उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब नाम था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15। नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सेना का कम होना, मीर जाफर की कदारी, दूरगामी का अभाव, नवाब में सूझबूझ की कमी। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, जो नवाब सिराजुद्दौला था जो कि प्लासी की लड़ाई में पराजित हो चुका था। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में हुई थी। ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। सिराजुद्दौला किस कारण से वहां पर हार चुका था? उसका जो एक सेना प्रमुख था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण वो मतलब कि जो मीर जाफर था ये मैदान में उसको धोखा देकर भाग गया था। इसी कारण सिराजुद्दौला वहां पर हार गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मीर जाफर की कदारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और जो मीर जाफर था उसी को बाद में बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 16। नवाब मुर्शिद कुली मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? कलकत्ता, बंगाल, बिहार, अवध।
तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके नवाब मुर्शिद कुली खान थे, इन्होंने ही क्या किया था, मतलब कि यही प्रथम प्रथम नवाब थे बंगाल के। एक बार सीटेट एग्जाम में क्या हुआ कि एक तरफ आपके दिए गए थे नवाब, और मतलब कि वो किस शहर से संबंधित है या किस शहर की उन्होंने स्थापना की थी, तो मुर्शिद कुली का उसके साथ मिलान होना चाहिए था बंगाल। तो ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे हर तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, कथन के रूप में भी पूछा जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट, और मिलान करने के लिए भी पूछा जाता है। तो आप सभी पॉइंट को डिस्कस यानी कि अच्छे ढंग से यहाँ पर देखते चलेंगे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बंगाल। यहाँ पर एक बात भी समझेंगे, मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब बना था अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद बना था सिराजुद्दौला, जो कि प्लासी के युद्ध यानी कि 1757 में हार चुका था। उसके बाद आया था मीर जाफर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 17। कथन पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। इसी प्रकार से आपके सीटेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लासी का असली नाम पलासी था। पलासी का मतलब पलाश के फूल था। केवल ए सही है या केवल बी सही है या ए बी दोनों है या इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें, जो प्लासी का जो असली नाम था उसका नाम था पलासी। क्या नाम था? पलासी नाम था। जो अंग्रेज आए अपने इंडिया में, उन्होंने प्लासी यानी कि जो पलासी शब्द था इसका नाम परिवर्तन कर दिया, अपनी सुविधा के लिए प्लासी में परिवर्तित कर दिया। पहले इसका नाम था, असली नाम था पलासी। पलासी का मतलब होता है पलाश के पुष्प, मतलब कि पलाश के फूल। उस स्थान पर पलाश के फूल ज्यादातर मात्रा में देखने को मिलते हैं, इसलिए उस जगह का नाम था पलासी, जिसको अंग्रेजों ने क्या परिवर्तित कर दिया? प्लासी में परिवर्तित कर दिया। यानी कि कथन यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे, ए बी दोनों सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 18। कहता है कि एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं, पर औपनिवेशिक, अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास कहते हैं। तो साधारण सी बात है कि अगर एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब यह होता है किसी दूसरे, मतलब कि किसी अन्य देश पर अपना अधिकार कर लेना और अपने मन मुताबिक उस पर आदेश चलाना, यानी कि उस देश में परिवर्तन करना और अपने, मतलब कि अपने देश को माला माल करना और दूसरे देश को लूटना। मेरा मतलब यह है कि अपने इंडिया का उदाहरण ही आप ले लीजिएगा। जिस प्रकार से अंग्रेज अपने भारत में आए तो भारत आपका हो गया औपनिवेशिक देश। ठीक, तो वो जो लोग अंग्रेज यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने अपने मन मुताबिक इंडिया में शासन किया और अपने आदेशानुसार शासन किया और इंडिया में काफ़ी परिवर्तन किए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर औपनिवेशिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 19। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कर्जन थे या लॉर्ड इरविन थे? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, अगर जो अंतिम वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आपको कमेंट करके हमें बताना है कि जो भारत का प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय कौन था? क्या बताएंगे आप लोग? प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ पर जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय जो अभिलेखागार था उसका निर्माण कब किया गया था? 1922, 1920, 1905 या 1907? तो राइट आंसर की अगर बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1920 में बनाया गया था। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। कथन पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। ठीक इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी काफी इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं। महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम राजकुमार आर्थर था। क्या नाम था? राजकुमार आर्थर था। आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, या ए भी गलत, ए सही बी गलत है, या इनमें से कोई नहीं है। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, जो महारानी विक्टोरिया थी, जो उसका तीसरा पुत्र था, उसका नाम क्या था? राजकुमार आर्थर था। यानी कि कथन ए बिल्कुल सही है। जो कि हमने यहाँ पर आपके लिए स्टेटमेंट तैयार किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी आशंका है। यानी कि जो विक्टोरिया का जो तीसरा पुत्र था उसका नाम था राजकुमार आर्थर, जिसको कौन सी पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों ही यहाँ पर सही हैं, दोनों सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 22। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल,
बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी? कब मिली थी? राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 1765 में बंगाल की दीवानी मिली थी। कैसे मिल गई थी इन लोगों को दीवानी, ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। जो 1764 में क्या हुआ था, आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे वो तो हार चुके थे बुरी तरह। तो क्या हुआ कि जो अंग्रेजी सेना थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया और दीवानी उनको प्राप्त हो गई और वो अपने मन मुताबिक इन पर शासन करने लगे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 3। 1765 में दीवानी प्राप्त की थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 23। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया था? किसकी बात यहाँ पर की गई है? स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताएंगे आप सभी लोग। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। किसको लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो राइट आंसर आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे सिविल संहिता का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल संहिता का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 24। कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता कि नील विद्रोह 1859 में हुआ था। बिल्कुल सही कथन है, यानी कि जो नील विद्रोह हुआ था वो 1859 में ही हुआ था। महात्मा गांधी ने नील वागन मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन 1917 की शुरुआत की। ये भी सही बात है, मतलब कि आप यहाँ पर याद रखेंगे नील विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1859 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने नील वागन मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? 1917 में शुरू किया था। आपके यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और आपका अच्छी तरीके से अभ्यास भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं अगर यहाँ पर दे दिया जाता। लेकिन यहाँ पर एक बात आप सभी लोग याद रखेंगे, जो नील विद्रोह आंदोलन था, यानी कि जो नील विद्रोह था ये अलग था, और महात्मा गांधी का जो चंपारण आंदोलन था ये दोनों अलग थे। यानी कि ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। कथन यहाँ पर सिर्फ दोनों सही हैं, यानी कि दोनों सही हैं। यहाँ पर इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। बंगाल की दीवानी की वजह से चीजों के मूल्य में क्या बदलाव हुआ था? मूल्य दोगुना होना, घट जाना, ना घटना न बढ़ना, उपरोक्त सभी। अगर बात करें कि जो बंगाल की दीवानी थी 1765 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या किया? चीज़ों के मूल्य में बदलाव किया, यानी कि मूल्य को दोगुना कर दिया। क्या कर दिया? दोगुना कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 कहता है कि बंगाल में अकाल कब पड़ा? क्या पड़ा? बंगाल में अकाल कब पड़ा? 1870 में, 1770 में, 1860 में या 1850 में? राइट आंसर की अगर बात करें, बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था वो पड़ा था 1770 में। और दूसरी बार अकाल की अगर बात करें 1943 से 1944 के मध्य भी बिहार में बहुत ही तेजी से भयंकर भुखमरी वाला अकाल पड़ा था। ये बात भी आप सभी लोग याद रखेंगे। पहले अकाल की बात करें तो 1970 आपको बताना है, दूसरी अकाल की बात करें तो 1943-44 बताना है। परंतु आपकी जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसमें 1770 का उल्लेख मिलता है, परंतु 1943 नहीं मिलता है ना। तो हमने आपको यहाँ पर बता दी आपकी जानकारी के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है कि कथन यहाँ पर भी आपको दो दिए गए हैं, ए और बी। सही उत्तर का यहाँ पर भी चयन करना है। महलवारी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। महलवारी व्यवस्था 1822 में शुरू हुई थी। तो अगर राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, और कथन सी कहता है कि यह व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब यानी कि उत्तर भारत में लागू की गई थी। यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पर राइट हैं। कैसे कथन? तीनों ही राइट कथन हो जाएंगे यहाँ पर। महलवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी महलवारी व्यवस्था। अगर स्थायी व्यवस्था की बात करें, यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू की थी। वो भी आपको याद रखनी है, और महलवारी भी आपको याद रखनी है। अगर महलवारी की बात करें तो 1822 में शुरू हुई थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त आपका शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1793 में। यह व्यवस्था मुख्य रूप से कहां पर लागू की गई थी? उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, इस क्षेत्र में लागू की गई थी। यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे तीनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 28। बंगाल की कौन कौन सी, यानी कि कौन सी फसल प्रमुख थी? पटसन, गन्ना, चाय, गेहूं। राइट आंसर की अगर बात करें तो पटसन,
क्या? पटसन एक रेशेदार फसल के अंतर्गत आती है, तो पटसन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर बात करें जो बंगाल है, बंगाल जूट उत्पादक में सर्वाधिक मतलब कि सर्वाधिक मात्रा में जूट को उत्पादन करता है, यानी कि जूट के मामले में बंगाल अभी भी आगे है। तो कह सकते हैं कि मतलब कि पहले समय में यानी कि अंग्रेजों के समय में बंगाल कौन सी प्रमुख फसल थी? पटसन थी। गन्ना आपके उत्तर प्रदेश, चाय असम, गेहूं आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पटसन प्रमुख फसल थी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बंगाल की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 29। कलमकारी छपाई कहाँ पर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कलमकारी छपाई कहाँ पर होती थी? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में या उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में कलमकारी छपाई होती थी। कौन सी छपाई? कलमकारी छपाई होती थी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर की बात करें यहाँ पर 30। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? कहाँ के? ब्रिटेन के जो कवि थे और कलाकार थे जो कि प्रसिद्ध थे, उनका नाम यहाँ पर आपको बताना है। होल्ट, मैकेंजी, कॉर्नवालिस, डलहौजी, विलियम मॉरिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विलियम मॉरिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 30 कहता है कि सही विकल्प का चयन करें और सही उत्तर बताएं। कथन ए कहता है कि बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। बोर्ड पौधा कहाँ उगता है? शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। बोर्ड एक प्रकार का पौधा है। बोर्ड पौधा उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन देशों में अधिक होता है। दोनों सही, दोनों गलत, ए सही, बी सही, कौन सा सही है बताएं जल्दी आप लोग। तो अगर राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट ज़्यादातर हमने आपको यहाँ पर सही वाले ही दिए हैं, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी याद करने में और आपका एनसीईआरटी अच्छी तरीके से कवर भी हो जाएगी। तो जो बोर्ड पौधा होता है वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। कहाँ पर ये ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं? उत्तर इटली, दक्षिण फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन में पाए जाते हैं। कहने का मतलब दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पर 32 की। 32 कहता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के बदलते कानूनों और शोषण के खिलाफ बगावत किसने की थी? किसकी बात यहाँ पर की गई है? 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो बदलते कानून, यानी कि जो कानून बदल रहे थे निरंतर और शोषण हुआ करता था बड़ी मात्रा में, यानी कि अंग्रेजी शासन के दौरान लोगों पर शोषण किए जा रहे थे, इसके खिलाफ बगावत किसने की थी? 1831-32 के कोली ने, 1855 के संथालों ने, या दोनों ने? इनमें से कोई नहीं। दरअसल यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें तो इन दोनों ने की थी। ये दोनों जनजातियाँ थी। क्या थी? जनजातियाँ थी। 1831-32 में कोली जनजाति ने, 1855 में संथालों ने। ये दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 33। ब्रिटिश अफसरों की नज़र में सभ्य कौन थे? यानी कि जो सभ्य जनजाति थी ब्रिटिश की नज़र में, वो कौन जनजाति थी? गौड़ थी, संथाल थी, या इनमें से दोनों थी, या कोई नहीं थी? तो अगर राइट आंसर की अगर बात करें, जो ब्रिटिश जो अफसर के नज़र में जो सभ्य जनजाति की बात करें तो वो गौड़ भी थी और संथाल भी थी। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे, यानी कि दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 34। 34 कहता है कि वस्त्र विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? कौन सा विद्रोह? वस्त्र विद्रोह। मध्य भारत 1910, दक्षिण भारत 1911, उत्तरी भारत 1912, राजस्थान 1913। अगर राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, किस विद्रोह की बात करें? वस्त्र विद्रोह। कब कहाँ हुआ था? ये हुआ था मध्य भारत में 1910 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें, ठीक है ना। तो विद्रोह से संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य भारत 1910। क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड में कौन सी जनजाति है? मुंडा, संथाल, उराव या उपरोक्त में से सभी? किसकी बात की गई है यहाँ पर? झारखंड राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मुंडा भी जनजाति है, संथाल भी है और उराव भी जनजाति है। उपयुक्त में से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। मुंडा जनजाति से एक व्यक्ति प्रसिद्ध था जिसका नाम था बिरसा मुंडा। क्या नाम था? बिरसा मुंडा, जिसकी मौत हैजे के कारण हुई थी। ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे, क्योंकि आपकी पुस्तक में ये भी पॉइंट दिया गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये सभी जनजातियाँ कहाँ की थी? ये सभी जनजातियाँ थी झारखंड की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर की बात करें यहाँ पर 30।
खोंड समुदाय कहाँ का रहने वाला था? उड़ीसा का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का? किसकी बात यहाँ पर की गई है? खोंड समुदाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जो खोंड समुदाय था ये रहने वाला था उड़ीसा का। कहाँ का रहने वाला था? उड़ीसा का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 37। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? कौन सा विद्रोह? वर्ली विद्रोह। वर्ली विद्रोह 1940 महाराष्ट्र, 39 गुजरात, 48 राजस्थान, 49 हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें यहाँ पर वर्ली विद्रोह की, किस विद्रोह की? वर्ली विद्रोह कब कहाँ हुआ था? ये हुआ था महाराष्ट्र में 1940 में। कब हुआ था? महाराष्ट्र में 1940 में वर्ली विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती को क्या कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। झूम कहते हैं, बेबड़ कहते हैं, परती कहते हैं या रैयत कहते हैं? यहाँ पर किसकी बात की गई है? जो मध्य प्रदेश में जो घुमत्तू खेती होती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं बेबड़ के नाम से। किस नाम से? बेबड़ के नाम से। रैयत का मतलब होता है किसान, परती का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिसको छोड़ दिया गया हो, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती हो। झूम खेती आप जानते ही होंगे, जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। जो मध्य प्रदेश में जो घुमत्तू खेती होती है उसको कहते हैं बेबड़। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 39। लवाड़िया कहाँ की जनजाति थी? आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की या हरियाणा या पंजाब की? अगर राइट आंसर की बात करें, जो लवाड़िया जनजाति थी ये आंध्र प्रदेश की थी। कहाँ की जनजाति थी? आंध्र प्रदेश की जनजाति थी। जो लवाड़िया जनजाति थी ये भेड़ों को पालती थी। किसको पालती थी? भेड़ों को पालती थी मुख्य रूप से। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ ले कि भेड़ों को पालने वाली मुख्य जनजाति का नाम बताइए तो आप वहां पर बताएंगे लवाड़िया जनजाति, जो कि आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 40। 1856 में गवर्नर कौन था? यानी कि गवर्नर जनरल कौन था 1856 में? लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस या डलहौजी? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करें तो डलहौजी था। 1856 की यहाँ पर बात की गई है, याद रखेंगे आप। 1856 में डलहौजी ने क्या किया था? अवध का विलय किया था। कुशासन के आरोप के कारण उसने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डलहौजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 41। झांसी की रानी क्या चाहती थी? कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य ना हड़पे, कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर बात किसकी की गई है? जो 1856 में डलहौजी द्वारा क्या किया गया था? राज्य हड़पने की जो नीति थी, उस नीति मतलब कि जो राज्य हड़पे जाते थे वो किस नीति के तहत मतलब कि हड़पे जाते थे? जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो उस राज्य को हड़प लिया जाए। जो आपकी झांसी की रानी थी वो दोनों ही चाहती थी, यानी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य ना हड़पे, ये भी वो चाहती थी। कंपनी उनके जो गोद लिए गए जो बेटा था उसको उत्तराधिकारी माने उनके मरने के बाद, ये भी वो चाहती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, एक और दो दोनों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 42। नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, इनमें से कोई नहीं? अगर बात करें यहाँ पर नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे? ये थे पेशवाराव बाजी द्वितीय के पुत्र। जो आपके नाना साहिब थे इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, कहाँ से नेतृत्व किया था? कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था, जो कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43। 1857 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जे के बाद कंपनी ने क्या किया? यानी कि जो 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद दिल्ली पर कंपनी ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। उसके बाद कंपनी ने क्या किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को आजीवन कारावास दे दिया था। उसके बेटों की उसके सामने हत्या कर दी थी, उसे रंगून जेल भेज दिया गया था। उपर्युक्त में से सभी, तो यहाँ पर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो 1857 का जो विद्रोह था, विद्रोह के बाद जो अंग्रेजी सेना थी यानी कि जो कंपनी थी उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के उपरांत उन्होंने क्या किया? यानी कि उसके बाद में क्या किया? जो बहादुर शाह जफर थे जो कि मुगल सम्राट थे उनको क्या किया? आजीवन कारावास दे दिया और उन्हीं के सामने उनके बेटों की हत्या कर दी, मार डाला और
जो जो कौन था, बहादुर शाह जफर, और उनकी पत्नी को कहाँ भेज दिया गया, रंगून जेल में भेज दिया गया। कहाँ पर भेज दिया गया, रंगून जेल, जो कि कहाँ पर है, रंगून आपका है बर्मा यानी कि म्यांमार देश में पड़ता है। तो कहने का मतलब ये सभी किए गए थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 44 कहता है कि ताइपिंग विद्रोह, कौन सा विद्रोह, ताइपिंग विद्रोह 1850 कहाँ से शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना से, नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से। यहाँ पर आपको शब्द को ही पहचान कर ही इसका राइट आंसर दे देना चाहिए। ताइपिंग ये कहाँ का शब्द है, ये है साधारण सी बात है, चाइना का शब्द लग रहा है। तो कहाँ से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था, चीन से प्रारंभ हुआ था। ताइपिंग विद्रोह 1850, याद रखेंगे ताइपिंग विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1850 में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 45। उत्तरी भारत में विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, किसकी बात यहाँ पर की गई है, जो 1857 का जो विद्रोह था उसके जो उत्तर भारत में जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे। दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, उपयुक्त में से सभी। कहने का मतलब है सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। मेरठ में ही यह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, 10 मई से ये आंदोलन यानी कि विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से ही यह शुरू हुआ था। बरेली, लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रही थी, बेगम हजरत महल यानी कि अवध भी इसे कहते हैं। झांसी से आपकी झांसी की रानी, कानपुर से नाना साहिब। ठीक, इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। तो जो आपके उत्तर भारत के यानी कि जो उत्तर भारत में जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे ये सभी उत्तर भारत के अंतर्गत ही आते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 46। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 46। मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी, अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने के आरोप में, युद्ध की शुरुआत करने के आरोप में, गद्दारी करने के आरोप में, या इन सभी कारणों से उनको फांसी दी गई थी। तो जो मंगल पांडे थे यानी कि जो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो अंग्रेजी अफसरों पर हमला करने के आरोप में भी दी गई थी, युद्ध की शुरुआत करने के रूप यानी कि आरोप में भी दी गई थी, गद्दारी करने के आरोप में, यानी कि सभी कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी यानी कि फांसी कब हुई थी, तो आप बताएंगे कि 29 मार्च। कौन सी तारीख बताएंगे, 29 मार्च आप बताएंगे, 29 मार्च 1857। 1857 तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि विद्रोह 1857 में ही प्रारंभ हुआ था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी इन सभी कारणों से। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, सभी लोग अब बता देंगे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 48 कहता है कि बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल बादशाह होने की घोषणा किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, बाजीराव द्वितीय या इन सभी लोगों ने की। तो अगर राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर के मतलब कि अंतिम मुगल बादशाह होने की घोषणा कर दी कि जो मुगल सम्राट यानी कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं वो अंतिम मुगल बादशाह हैं, इसके बाद कोई नहीं होगा। तो किसने कहा था, ये बात याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 की। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत को कौन सी जेल दिया गया था यानी कि भेज दिया गया था, नासिक जेल, दिल्ली, तिहाड़ या रंगून जेल। इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, कौन सी जेल, नासिक जेल या दिल्ली की जेल या तिहाड़ की जेल या रंगून की जेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर को कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 50। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई, 1862, 1860, 1857, 1858। तो बात करें जो बहादुर शाह जफर थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1862 में। कहाँ पर हो गई थी, वो कहाँ पर थे, म्यांमार यानी कि रंगून में थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो चुकी थी 1862 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 51 कहता है कि
1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई, 15 मई, 25 मई, 31 मई, ये भी हम आपको बता चुके हैं। 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी किस जगह से हुई थी, ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। 10 मई से शुरू हुई थी, कहाँ से? मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले यानी कि मेरठ छावनी से यह विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई को, इतना याद रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 52। अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई? 1799 में, 1801 में, 1836 में या 1856 में? अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? वो थोपी गई थी 1801 में। यहाँ पर एक बात और आप सभी लोग याद रखेंगे। कौन सी बात याद रखेंगे? सहायक संधि को कौन लाया था यानी कि कौन लागू किया था, उसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए, लॉर्ड वेलेजली उसका नाम था। उस वक्त यानी कि 1801 में, उस वक्त ये जो लॉर्ड वेलेजली था क्या था? गवर्नर जनरल था उस वक्त। तो उसी ने 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी थी। जो सहायक संधि आई थी वो भी 1801 में ही ये संधि आई थी। तो राइट आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा 1801, अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। एक बात और भी यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी लोग, जब यह सहायक संधि 1801 में अवध पर थोपी गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो उस वक्त अवध का नवाब कौन था? उस वक्त अवध का जो नवाब था उसका नाम था शहादत खान। क्या नाम था? शहादत खान उस नवाब का नाम था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 53। कंपनी के सैनिकों के लिए समुद्र पार जाने संबंधी कानून कब पास हुआ? आपको यहाँ पर बताना है कि जो कंपनी के जो सैनिक थे वो समुद्र पार करते थे, उसके लिए कौन सा कानून पारित किया गया था, यानी कि कब कानून वह पारित किया गया था? 1824, 1836, 1856 या 1857? अगर राइट आंसर की बात करें तो समुद्र पार जाने के लिए जो कानून पारित किया गया था वो किया गया था 1856 में पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 54। इंग्लैंड में किस वस्तु के प्रयोग पर कैलिको अधिनियम, कौन सा अधिनियम? कैलिको अधिनियम लगाया गया था? लोहे पर लगाया गया था, गाड़ी पर, या सूती कपड़ों पर, या मलमल पर? अगर राइट आंसर की यहाँ पर बात करें, सूती कपड़ों पर इंग्लैंड में, सूती कपड़ों पर इंग्लैंड में कैलिको अधिनियम लगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यानी कि जो कैलिको अधिनियम था इंग्लैंड में किस पर लगाया गया था? ये लगाया गया था सूती वस्त्रों यानी कि सूती वस्त्र के कपड़ों पर, यानी कि सूती कपड़ों पर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 55। बुनकरी के लिए बंगाल का प्रसिद्ध समुदाय कौन था? मोमिन, देवांग, तांती, साले? तो यहाँ पर बताना है कि जो बंगाल है, बंगाल का ऐसा कौन सा समुदाय था जो बुनकरी यानी कि बुनने के संबंध में प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तांती। तांती जो कि एक प्रसिद्ध समुदाय था, बंगाल का समुदाय था बुनकरी के लिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा के भी पूछ सकता है। अगर पूछ ले कि तांती क्या है तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे। बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल का एक प्रसिद्ध समुदाय है। तो ये भी आप सभी लोग देखते चलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? घासीराम, हरिदास ठाकुर ने, नारायण गुरु ने या महात्मा गांधी ने? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सतनामी आंदोलन ये चलाया था घासीराम ने। किसने चलाया था? गुरु घासीराम ने यह आंदोलन चलाया था। कहाँ पर चलाया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में यह आंदोलन चलाया था। कब चलाया था ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। 1820 के दशक में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1820 के दशक में सतनामी आंदोलन छत्तीसगढ़ में गुरु घासीराम के द्वारा चलाया गया था। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 57। कहता है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी जो दयानंद थे उन्होंने किस समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 में की,
स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्या हुआ कि सीटेट एग्ज़ाम में एक तरफ आपके दिए गए थे, मतलब कि जो स्थापना यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो आर्य समाज हो गया, आपका प्रार्थना समाज हो गया, इस प्रकार की जो स्थापनाएं थी, एक तरफ आपकी इस तरह स्थापनाएं दी गई थी और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति यानी कि उनके संस्थापक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन थे। तो हम आपको मतलब कि हम चाहते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे, तो इसीलिए हम आपके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1829 में, 1972 में, 1927 में या 1929 में? अगर यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बाल विवाह हुआ करते थे पहले के समय में, उस पर रोक लगा दी गई और एक कानून पारित कर दिया गया। कब पारित कर दिया गया? 1929 में पारित कर दिया गया। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 59, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? यानी कि जो विधवा जो महिलाएं हुआ करती थी उनको विवाह करने की अनुमति मिल गई। यह कानून कब पास हुआ था? 1828 में, 1856 में, 1891 में या 1929 में? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा 1929 में विधवा विवाह अनुमति का कानून पास हुआ और आपके बाल्यावस्था का जो विवाह हुआ करता था उस पर भी रोक लगाई गई, यानी कि उसका भी कानून पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट देखेंगे एक बार। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास में पास हुआ? किसके प्रयास में पास हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 60। क्या कहता है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई? 1829, 1929, 1830 या 1930? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो लगाई गई थी 1829 में। कब? 1829 में लगाई गई थी और 1929 में बाल्यावस्था का जो विवाह हुआ करता था उस पर रोक लगाई गई और विधवा विवाह का अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। जो सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी वो 1829 में लगाई गई थी। किसके प्रयास पर लगाई गई थी? यानी कि किसके प्रयासों पर सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? राजा राम मोहन के जो प्रयासों के कारण ही सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61, परमहंस मंडली का गठन 1840 मुंबई में हुआ। परमहंस मंडली का उद्देश्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना था। दोनों सही या दोनों गलत? तो यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोनों ही कथन कैसे दिए गए हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। यानी कि परमहंस मंडली का गठन 1840 मुंबई में हुआ था। इतनी बात भी आप सभी लोग याद रखेंगे। आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी हो जाएंगे। परमहंस मंडली का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना। तो कहने का मतलब दोनों ही यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट आपके लिए लाए हैं, वो भी पॉइंट आप देखेंगे। रामकृष्ण मिश्र विधवा गृह की स्थापना किसने की? पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप कहेंगे कि पंडिता रमाबाई ने स्थापना की। किसने स्थापना की विधवा गृह की? तो पंडिता रमाबाई ने स्थापना की। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मतलब कि 66। कहने का मतलब है यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही दिया गया है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सैयद अहमद खान ने चलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।